हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है, हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो हमारा लास्ट ईयर पेपर आया था, उसी से रिलेटेड हम आज यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स कैल्शियम बाइंड्स टू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो बेटा ट्रोपोनिन है। अभी मैं इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें जो मसल्स हैं, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शंस कब होता है। ठीक, देखिए लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस की। ठीक है, एक टाइप का सिनेप्स होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मतलब ये हमारा जो कोई न्यूरॉन है, न्यूरॉन का लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, सिनेप्टिक नोब होता है ना। ठीक है, और ये हमारा कोई मसल फाइबर है, ये कोई मसल फाइबर प्रेजेंट है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होगा। ठीक है, दिस इज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, दिस इज द मसल फाइबर, दैट इज द एंड ऑफ द न्यूरॉन। ठीक, जब न्यूरॉन्स, भाई हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं कब करते हैं, जब हम पहले हमारा इंपल्स जनरेट हुआ, न्यूरॉन से ही मसल में मैसेज जाता है, न्यूरॉन्स के थ्रू ही मसल्स में मैसेज जाता है, यानी जो एक्शन पोटेंशियल न्यूरॉन्स में जनरेट हुआ था। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन हुआ। ये सिनेप्स है, सिनेप्स में क्या हुआ, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है, किसके थ्रू होता है, हमारा न्यूरोट्रांसमीटर के। तो ये तो बात हमें पता है, ये सब कर चुके। अब यहाँ से इंपल्स ट्रांसफर हो गई कहाँ, मसल फाइबर में। ठीक, अब ये मसल फाइबर में, मसल फाइबर के डीप टिश्यू में पहुंच जाती है थ्रू द टी ट्यूब्यूल। दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर। तो मसल फाइबर के टी ट्यूब्यूल के थ्रू ये जो हमारा मसल्स का इंपल्स है, ये एक्शन पोटेंशियल, ये पहुंच जाता है कहां पर, हमारा मसल फाइबर के अंदर, किसके थ्रू, टी ट्यूब्यूल के थ्रू। ठीक, अब जब मसल फाइबर के अंदर ये पहुंचता है तो मसल्स, देखिए जो मसल फाइबर है, मसल फाइबर की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस जो मेम्ब्रेन है इसकी मेम्ब्रेन को कहते हैं हम सार्कोलेमा। ठीक, तो सार्कोलेमा, इसकी जो मेम्ब्रेन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या करती है, कैल्शियम आयन को सिक्रीशन करती है। क्या होता है, यहाँ से कैल्शियम आयन सिक्रीट हो जाते हैं। ठीक, अब ये जब कैल्शियम आयन सिक्रीट होते हैं तो ये कैल्शियम आयन क्या करते हैं, देखिए ये हमारा जो, अगर हम मसल फाइबर का स्ट्रक्चर देखें, दिस इज द सार्कोमियर। ठीक है, मसल फाइबर, ठीक, सार्कोमियर। तो इसमें पूरा, इसमें टू टाइप के फिलामेंट होते हैं, टू टाइप के, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट, टू टाइप के फिलामेंट से मिलकर बना होता है। दिस इज द थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट बच्चों। ठीक, ये दिस इज द थिन फिलामेंट। जो थिन फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है, एक्टिन, एक्टिन फिलामेंट, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, इन सारे से मिलकर बनता है। दिस इज द ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन, यानी जो ये हमारा क्या है, थिन फिलामेंट है। ठीक, और जो थिक फिलामेंट होता है ये मिलकर बना होता है मायोसिन प्रोटीन से। दिस इज द मायोसिन प्रोटीन। थिक फिलामेंट किससे मिलकर बना होता है, मायोसिन प्रोटीन का। ठीक है, ये हमारा मायोसिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिया। मायोसिन जो प्रोटीन है हमारा, ये टू टाइप के पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है, एक हैवी चेन, हैवी चेन में ये मायोसिन हेड कहलाता है, दिस इज द मायोसिन हेड, और ये मायोसिन हमारा टेल है। ठीक है, एक हमारा हैवी चेन होता है और एक हमारा लाइट चेन होता है, दिस इज द लाइट चेन और दिस इज द हैवी चेन। ठीक, तो इनका ये हेड पार्ट कहलाता है, दिस इज द टेल पार्ट कहलाता है। ठीक, ये हमारा एक्टिन फिलामेंट है। एक्टिन फिलामेंट में क्या क्या है, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन हमारी थ्री टाइप की होती हैं, ट्रोपोनिन टी, सी एंड आई, सी, टी एंड आई। देखिए, दिस इज द ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स, ये हमारा एक्टिन फिलामेंट हो गया और ये हमारा ट्रोपोमायोसिन हो गया। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं ट्रोपोमायोसिन के। ठीक, तो एक्टिन फिलामेंट बनाता है हमारा थिन फिलामेंट। तो ये हमारा अरेंजमेंट इस तरीके से इन प्रोटीन्स का, जो ये प्रोटीन है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ये दोनों जो प्रोटीन्स हैं एक्टिन और मायोसिन, ये क्या, कौन सी कहलाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन या कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट। मसल फाइबर का जो कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट है वो क्या, एक प्रोटीन है, प्रोटीन्स है, कौन कौन सी प्रोटीन है, एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक, इसके साथ साथ इनके ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन। ठीक है, ये क्लियर हो गई यहां तक चीज। अब जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारा कैल्शियम आयन रिलीज हुआ, ठीक,
तो ये कैल्शियम आयन देखो बेटा ये कहाँ बाइंड कर रहा है, इस ट्रोपोनिन प्रोटीन से। कहाँ बाइंड कर जाता है, ये ट्रोपोनिन प्रोटीन से बाइंड कर जाता है, ठीक है। जब ये ट्रोपोनिन बाइंड, जहां पर ये ट्रोपोनिन और मायोसिन कॉम्प्लेक्स, ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स है, ये क्या करते हैं, ये देखिए इस तरह से पॉइंट है, ये मायोसिन एक्टिव साइट है, ये मायोसिन की एक्टिव साइट को घेरे रहते हैं, मायोसिन की एक्टिव साइट को कवर करे रहते हैं, ठीक। अब इंपल्स जनरेट हुई, इंपल्स जनरेशन की वजह से इंपल्स ट्रांसफर हुई न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के थ्रू, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के थ्रू नर्व फाइबर से मसल फाइबर में, मसल फाइबर्स में जब ट्रांसफर हुई वो टी ट्यूब्यूल के थ्रू डीप में पहुंच गया, टी ट्यूब्यूल के थ्रू यहाँ डीप में पहुंचा, जैसे यहां से पहुंचा यहां से कैल्शियम आयन रिलीज हो गया। कैल्शियम आयन के रिलीज की वजह से ये कैल्शियम आयन बाइंड करके कहां पर जाकर, ये हमारे ट्रोपोनिन से जाकर बाइंड कर गया, कैल्शियम आयन बाइंड किया। अब इस कैल्शियम आयन के बाइंडिंग की वजह से क्या होगा, ठीक, ये क्या करता है, कैल्शियम आयन क्या करता है, इसकी जो मायोसिन एक्टिव साइट है इनको फ्री कर देता है। मायोसिन एक्टिव साइट क्या हो गई, फ्री हो गई। इनके फ्री होने से क्या होता है, जो हमारा ये मायोसिन है, जो हमारा थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट के जो मायोसिन हेड है, ठीक, इस पे एक एक्टिव एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, एक साइट होती है जिसको हम एटीपेज साइट कहते हैं। इस एटीपेज एक्टिविटी की वजह से इसकी एटीपेज एक्टिविटी एक्टिव हो जाती है, ठीक है। जब ये कैल्शियम एक्टिव एटीपेज एक्टिविटी एक्टिव हो जाती है तो वो क्या करेगा, एटीपी को हाइड्रोलाइज कर देगा, एटीपी को एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट में। अब ये देखिए एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट ये मायोसिन हेड से बाइंड कर गया, ये बाइंडिंग स्टेज में ही प्रेजेंट रहेगा, ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज नहीं होता, और ये एनर्जी क्या करती है, इसके हेड को अप डाउन कर देती है, और ये जाकर बाइंड कर जाता है हमारा थिन फिलामेंट के साथ, और एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं क्रॉस ब्रिज। देखिए, इन द रिलैक्स्ड मसल एनर्जी फ्रॉम एटीपी हैज बीन यूज्ड टू मूव द मायोसिन हेड इनटू द कॉकपिट पोजीशन, ऐसे हमारा स्टेट खड़ा हो गया, ये हमारा एक्सपोज्ड हो गया। द एडीपी एंड रिमेन्स बाउंड टू द मायोसिन हेड, ठीक है, और एडीपी हमारा यहां पर देखिए बाइंड है, ठीक है। अब ये क्रॉस ब्रिज बन गया। ये जो क्रॉस ब्रिज होता है, ये क्रॉस ब्रिज क्या करता है, क्रॉस ब्रिज हमारा एक फोर्स जनरेट करता है, ठीक है, पावर स्ट्रोक जनरेट करता है। क्रॉस ब्रिज क्या करता है, एक पावर स्ट्रोक देता है, क्या करता है, पावर स्ट्रोक, जिसकी वजह से ये इसके ऊपर मूव कर जाता है हमारा, ये इसके ऊपर मूव कर जाता है, ठीक। क्या किया, कैल्शियम बाइंड्स टू द ट्रोपोनिन व्हिच अलाउ ट्रोपोमायोसिन टू मूव एक्सपोजिंग द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन द एक्टिन मॉलिक्यूल, ठीक है। मायोसिन हेड्स बाइंड टू द मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन द एक्टिन मॉलिक्यूल एंड पुल द एक्टिन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड द पावर स्ट्रोक, ठीक है, व्हाइल द मायोसिन रिलीजेस द एडीपी। अब ये पावर स्ट्रोक की वजह से ये इस पर मूव कर जाएगा, देखिए मूवमेंट हुआ ना, इस तरह से मूवमेंट हुआ, क्रॉस ब्रिज ने पावर स्ट्रोक जनरेट किया था, ठीक, और हमारा ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट इससे क्या होगा, अलग हो जाएगा, ठीक। और फिर हमारा क्या करेगा, फिर से हमारा न्यू एटीपी बाइंड्स टू द, अब इसकी ये साइट फ्री हो गई ना, तो न्यू एटीपी बाइंड टू द मायोसिन हेड्स व्हिच ब्रेक द एक्टिन मायोसिन बॉन्ड एट द मायोसिन बाइंडिंग साइट। इस तरह से हमारा ये साइकिल चलता रहता है और मस्कुलर मूवमेंट होता रहता है, यानी मस्कुलर मूवमेंट एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें एटीपी की भी जरूरत पड़ती है और कैल्शियम आयन भी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है, ठीक है। अब यहां देख लेते हैं, यानी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल कैल्शियम कहां बाइंड कर रहा है बेटा, बताया ना, ट्रोपोनिन, ठीक है, ट्रोपोनिन। और देखिए एक चीज और है, अभी आपने सार्कोमियर का स्ट्रक्चर देखा, सार्कोमियर के स्ट्रक्चर में देखिए डिफरेंट हमको ये स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, ठीक है, ये जेड लाइन, ठीक, ये जेड लाइन और इसको जेड डिस्क भी कहते हैं, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट टू जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस ये कंप्लीट कहलाता है हमारा सार्कोमियर, ठीक। ये एक ए बैंड है, ये एम लाइन है, और यहां पर एक प्रेजेंट होता है इस तरह से आई बैंड, क्या प्रेजेंट होता है, आई बैंड। जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस होता है, यानी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये हमारा क्या हो रहा है,
ये एक्टिन फिलामेंट मूव कर रहा है ना ऐसे, ये मूवमेंट हो रहा है ना बेटा, ये ऐसे से मूव करेगा। अब इस मूवमेंट की वजह से ये डिस्टेंस क्या होगा, कम, यानी जो सार्कोमियर की डिस्टेंस होती है क्या होती है, एट द टाइम ऑफ कंट्रैक्शन लेंथ ऑफ सार्कोमियर डिक्रीजेज, लेंथ ऑफ, भाई ये पूछ सकता है ना बेटा, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लेंथ ऑफ सार्कोमियर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक, ये दोनों जब देखिए ये इधर से इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा एक्टिन फिलामेंट, तो ये हमारा सार्कोमियर का डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। ठीक, अब जब सार्कोमियर का डिस्टेंस कम होता है, ठीक है, तो यहां पर भी एक बैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम एच बैंड कहते हैं, वो एच बैंड भी क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। एच बैंड हमारा डिसअपियर हो जाएगा, देखो कौन कौन से बैंड डिसअपियर हो रहा है, एच बैंड डिसअपियर हो जाएगा बच्चों। ठीक, हमारा आई बैंड, यहाँ पर मैंने बताया ना आई बैंड प्रेजेंट है, अब ये ऐसे मूव कर जाएगा तो ये आई बैंड भी क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, आई बैंड भी क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ठीक, और हमारा एच बैंड, एच बैंड, आई बैंड और एम बैंड, ये एम बैंड भी हमारा क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा बेटा। एच बैंड, आई बैंड और एम बैंड, ये सारे बैंड हमारे क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द डिसऑर्डर्स लीड टू द डीजनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल। देखिए, डीजनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल इज कॉल्ड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, मस्कुलर डिसऑर्डर क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, मसल्स इसमें डिजनरेट हो जाती हैं। ठीक, मस्कुलर डिसऑर्डर कैसा है, एक हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, और इसके अलावा एक और हमारा मसल से रिलेटेड होता है मायस्थीनिया ग्रेविस, मायस्थीनिया ग्रेविस। ठीक है, ये भी हमारा एक मसल से रिलेटेड डिसऑर्डर, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। कैसा है बच्चों, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, यहां पर हमारा ये क्वेश्चन, ठीक है, टिटनेस, टिटनेस हमारा क्या होता है, ये कैल्शियम की, विच ऑफ दीज डिसऑर्डर इज काउज्ड ड्यू टू द लो कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम। लो कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम की वजह से जो डिजीज हो जाती है, मसल्स का मूवमेंट स्मूथली नहीं होता है, तो उस कंडीशन कहता है टिटेनी। ठीक है, ठीक, ये डिसऑर्डर कहलाता है हमारा टिटेनी। ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है, लेकिन ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस भी होने लगता है अगर हमारा कैल्शियम लेवल ब्लड में, जब कैल्शियम का लेवल लो होने लगता है बेटा, तो ब्लड क्या होता है, बोन से कैल्शियम बाहर आने लगता है। इस प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। बट यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है, टिटेनी है। गाउट क्या होता है, जब पेनफुल, पेनफुल कंडीशन, जो टिटनी होता है, या अरेथ्राइटिस, पेनफुल अरेथ्राइटिस, पेनफुल अरेथ्राइटिस is called gout। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेन साइट ऑफ यूरिया सिंथेसिस इन द मेमल्स। देखिए, यूरिया का सिंथेसिस क्या होता है बच्चों, लिवर में होता है। यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल कहां पर होती है, लिवर में। इसको हम ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, ऑर्निथीन साइकिल। अब पूछा जाए कौन सी ब्लड वेसल है जिसमें यूरिया का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा, यूरिया का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा किस में होगा, यानी जो हमारा जो ब्लड वेसल कहां से निकल रही होगी, लिवर से, जो लिवर से ब्लड वेसल निकल रही होगी उसमें सबसे ज्यादा। ठीक है, यानी कौन सी, हिपैटिक, हिपैटिक आर्टरी या वेन बच्चों, बताओ, हिपैटिक आर्टरी या हिपैटिक वेन, इसमें कौन सा सही होगा। देखिए भाई, यूरिया सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, लिवर में हो रहा है, यानी लिवर में यूरिया बना तो यहां से कौन ब्लड लेके जाएगा, हिपैटिक वेन। आर्टरी तो इसमें ब्लड लेके आएगी ना, यानी हिपैटिक वेन में यूरिया का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट, देखिए आरएनए जो हमारे राइबोजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स एक्ट एज ए
आरएनए एक्ट एज एंजाइम इज नोन एज राइबोजाइम। तो राइबोजाइम ही हमारा आरएनए होता है, बाकी जितने भी एंजाइम्स होते हैं सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। यहाँ वैसे जो आंसर है आरएनएज, आरएनएज तो खुद आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए कहते हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो ऑप्शंस थे गलत दिए हैं। इनके हिसाब से आरएनएज हम लगा सकते हैं, बट यहाँ कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, यहाँ पर राइबोजाइम होना चाहिए था। ठीक है, RNAs तो RNAs are the enzyme that digest the RNA, DNAs are the enzyme that digest the DNA, these are also a protein, chymotrypsin भी प्रोटीन है, प्रोटीएज भी प्रोटीन है, तो here no answer is correct, but in that condition RNAs is the right answer। ठीक है, the term enzyme is coined by, the term enzyme is coined by, ठीक है, एंजाइम का टर्म किसने दिया था हमारा, डी कुहन ने दिया था। द टर्म एंजाइम coined by कुहन। फैट इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द एंजाइम नोन एज, मैं बता चुका हूं, ठीक है, लास्ट वीडियो में आपको ध्यान होगा, कौन सा, पैनक्रिएटिक लाइपेज। पैनक्रिएटिक लाइपेज हमारा फैट डाइजेशन में रोल प्ले करता है। ठीक है, बाकी ये ट्रिप्सिन हमारा क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। पेप्सिन क्या है हमारा, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। एमाइलेज हमारा क्या, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टर्म अपो एंजाइम इज एप्लीकेबल फॉर, ठीक है, अपो एंजाइम, अपो एंजाइम बेटा हमारे क्या है, अपो एंजाइम, अपो एंजाइम को हम आल्सो नोन एज प्रो एंजाइम, ठीक है, प्रो एंजाइम, दीज आर द प्रीकर्सर, दीज आर द इनएक्टिव प्रीकर्सर, इनएक्टिव प्रीकर्सर ऑफ द एंजाइम। ठीक है, ये जो हमारे प्रो एंजाइम्स होते हैं ये हमारे इनएक्टिव प्रिकर्सर हैं एंजाइम्स के, क्योंकि इनको एक्टिवेशन के लिए दे रिक्वायर्ड कोफैक्टर्स फॉर देयर एक्टिवेशन, यानी इनको अपनी एक्टिविटी करने के लिए जरूरत पड़ती है कोफैक्टर्स की बच्चों। ठीक है, ये जो कोफैक्टर हैं, ये कोफैक्टर हैं बच्चों, दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो इनऑर्गेनिक आयन हो सकता है, इनऑर्गेनिक आयन जैसे हमारा Mg+2 या हमारा Fe+2, कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हैं। और जो हमारे, अगर ये हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है कोफैक्टर, जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है तो हम इसको कहते हैं कोएंजाइम। बच्चों ध्यान रखिए, कोएंजाइम क्या है, एक हमारा कोफैक्टर ही है, बट दिस कोफैक्टर इज अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सो दिस इज कॉल्ड कोएंजाइम। इसका एग्जांपल है NAD, FAD, NAD+, NADP+, these are the cofactors, coenzymes। ठीक, तो यहां पर हमारा सिंपल एंजाइम नो, प्रोटीन पार्ट ऑफ कंजुगेटिव एंजाइम, ऑर्गेनिक कोफैक्टर नो, इनऑर्गेनिक, तो ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द टर्म अपो एंजाइम इज एप्लीकेबल टू प्रोटीन पार्ट ऑफ कंजुगेट एंजाइम। ठीक है, जो अपो एंजाइम क्या है हमारे, प्रोटीन पार्ट ऑफ कंजुगेट एंजाइम, यानी कंजुगेट एंजाइम्स के टू पार्ट होते हैं। ठीक है, अपो एंजाइम एंड द कोफैक्टर्स। जाइमोजन, ठीक है, जाइमोजन क्या है बेटा, जाइमोजन हमारा क्या होता है बताओ, जाइमोजन हमारे क्या होते हैं, प्रीकर्सर्स होते हैं, आल्सो नोन एज प्रीकर्सर, एंजाइम प्रीकर्सर। जाइमोजन हमारे क्या है, जाइमोजन आर द एंजाइम प्रीकर्सर। ठीक है, जो कि इनएक्टिव हैं, इनएक्टिव हैं, ये हमारे प्रीकर्सर है, इनसे हमारा एक्टिव एंजाइम बन सकता है, तो हमारे ये क्या है, एंजाइम प्रीकर्सर हैं बच्चों। ठीक, मैंने बताया था जितने भी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम हैं जो कि पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रीट होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्रीकर्सर होते हैं। ठीक है, जाइमोजन की फॉर्म में सिक्रीट होते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा है, क्योंकि नहीं तो ये हमारे और एंजाइम्स भी प्रोटीन है तो उनको डाइजेस्ट ना कर दें। ठीक है, इसीलिए जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है वो जाइमोजन की फॉर्म में सिक्रीट होते हैं, यानी जाइमोजन इज द एंजाइम प्रीकर्सर, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लॉक एंड की थ्योरी प्रपोज्ड बाय, लॉक एंड की थ्योरी किसने प्रपोज की बच्चों, लॉक एंड को
की थ्योरी प्रपोज्ड बाय फिशर, ठीक है, एमिल फिशर, ठीक, फर्स्ट ऑप्शन इसका, इनका पूरा नाम देखना चाहे तो एमिल फिशर, ठीक है। एनी मॉलिक्यूल विच एक्ट्स डायरेक्टली ऑन द एंजाइम टू लोअर इट्स कैटालिटिक रेट इज कॉल्ड इनहिबिटर। कोई भी मॉलिक्यूल जो एंजाइम की एक्टिविटी को उससे बाइंड करके इनहिबिट कर देता है कहलाता है हमारा इनहिबिटर, ठीक है। रेगुलेटर का मतलब दोज मॉलिक्यूल विच रेगुलेट द एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है, रेगुलेट में अप एंड डाउन दोनों कर सकते हैं। रिप्रेशर, रिप्रेशर मॉलिक्यूल्स आर इनहिबिट द बायोसिंथेसिस ऑफ द एंजाइम, इनहिबिट द बायोसिंथेसिस ऑफ द एंजाइम। ये एंजाइम की बायोसिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं, यानी एंजाइम्स कम बनेगा तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी, ठीक है। इनहिबिटर जो हमारे रिप्रेसर मॉलिक्यूल हैं, रिप्रेसर मॉलिक्यूल डायरेक्टली रिएक्शन को इनहिबिट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली एंजाइम एक्टिविटी को इनहिबिट नहीं कर रहे हैं। दीज रिप्रेसर मॉलिक्यूल इनहिबिट द बायोसिंथेसिस ऑफ द एंजाइम, ठीक है। और जो हमारा रिप्रेसर रेगुलेटर, ठीक है, एक्टिवेटर ऐसे होंगे तो एक्टिवेटर क्या करेंगे, इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देंगे। मॉडरेटर भी रिएक्शन के रेट को थोड़ा सा अप एंड डाउन कर सकते हैं। इनहिबिटर बेटा डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, एंजाइम्स की रिएक्शन को स्लो करने के लिए बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुक्रोज इज ए डाइसैकेराइड मेड अप ऑफ, सुक्रोज इज ए डाइसैकेराइड। देखिए सुक्रोज हमारा मिला होता है बेटा, सुक्रोज किस किस से मिलकर बना होता है हमारा, ग्लूकोज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। यानी जो सुक्रोज हमारा क्या डाइसैकेराइड है बेटा, मतलब दो शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। एक इसमें क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है और फ्रक्टोज प्रेजेंट है, फ्रक्टोज, ठीक है। दूसरा हम और भी हमारे डाइसैकेराइड है, ये सब डाइसैकेराइड बता रहा हूं मैं। माल्टोज भी डाइसैकेराइड है हमारा, जो माल्टोज डाइसैकेराइड है ये माल्टोज मिलकर बना होता है हमारा 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, यानी इसमें दोनों के दोनों क्या होते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ऐसे हमारा सुक्रोज, लैक्टोज है, ठीक, लैक्टोज में हमारे एक ग्लूकोज होता है और दूसरा गैलेक्टोज मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। यानी फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, these all are the monosaccharide, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, these are the disaccharide। लैक्टोज को बेटा हम लोग मिल्क शुगर कहते हैं, क्या कहते हैं, मिल्क शुगर। माल्टोज को हम लोग बेटा माल्ट शुगर कहते हैं, ठीक है। सुक्रोज को बेटा हम लोग टेबल शुगर कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। यानी ये हमारा इसका राइट आंसर है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, ठीक है। और इसके लिए एक और है, इसमें हमारा जो कार्बन होता है, कायरल कार्बन अब्सेंट होता है, इसमें कायरल कार्बन अब्सेंट होता है बच्चों। ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन, which is the net gain of ATP during the conversion of glucose to pyruvate is the 2 ATP। नेट गेन कितना होता है, 2 ATP का होता है बेटा, ठीक। अगर हम बात करें पूरा एनर्जेटिक्स देखना चाहें तो ग्लूकोज से, एक ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट बनते हैं। इस रिएक्शन में 4 ATP सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज से पाइरुवेट बनने तक 4 ATP का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से 2 ATP यूज हो जाते हैं। यानी जो यहां से ATP का नेट गेन है वो कितना हो गया, 2 ATP, ठीक। यानी ये ठीक है, सबस्टेट लेवल फास्फेट जनरेशन, सबस्टेट लेवल एनर्जी प्रोडक्शन 2 ATP हो गया, ठीक। यहां पर हमारा 2 NADH भी बनते हैं, ठीक है। कितने बनते हैं, 2 NADH का फॉर्मेशन होता है यहां से, और इसके अलावा 2 हमारे NADH बनते हैं, ठीक। ये तो हो गया हमारा ग्लाइकोलिसिस तक की बात। अब ये पाइरुवेट, जब पाइरुवेट डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में इंटर नहीं करता है, ये कन्वर्ट होता है पहले एसिटाइल कोएंजाइम A। इस रिएक्शन में भी हमारा क्या होता है, 2 NADH का फॉर्मेशन होता है,
मतलब एक NADH बनेगा, ठीक है। लेकिन 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल, 2 एसिटाइल को एंजाइम बने, चलो ये हम बाद में देख। अब ये एसिटाइल को एंजाइम हमारे इंटर गया किसमें, क्रेब्स साइकिल में। इस क्रेब्स साइकिल में हमारा क्या होता है, 3 NADH बनता है, एक FADH ध्यान रखिए सक्सीनेट से फ्यूमिरेट के टाइम पे एक FADH बनता है, और हमारा एक ATP बनता है, ठीक। अब देखिए यहाँ ग्लूकोज से 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बने थे, तो इन सबको डबल कर लीजिए, यानी ये हमारा एक था तो 2 NADH हो गए यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर 3 NADH थे तो 6 NADH यहाँ से हो गए, 6 NADH, एक FADH था तो ये 2 FADH हो गए, और एक ATP था तो 2 ATP हो गया, ठीक। तो यहाँ से टोटल एनर्जी की बात करें, देखिए एक NADH से, बेटा एक NADH से लेटेस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें हमारा बनता है एक NADH से 2.5 ATP, ठीक। और एक FADH से बनता है बेटा 1.5 ATP, ठीक है, ध्यान रखिए। तो अब इसका देख लीजिए, 2 NADH बने, 2 और 6 8 NADH हो गए ना, यानी 8 इंटू 2.5 कितना हो गया, 8 पंजे 40 का 0, हाथ से लगा 4, और 8 दूनी 16, 4 20, 20 इससे बन गए, और एक 1.5 सॉरी 3 हो गया ना, 2 है तो 3 यहाँ से बन गए, और 2 ये, तो ये कितना होगा 20 3 23 ATP, 23 ATP तो बन रहा है इनडायरेक्ट, ठीक है। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से यहाँ पर केवल 2 बन रहे, 23 2 25 हो गए, 23 2 कितने हो गए 25 ATP यहाँ बने, ठीक है। 25 ATP यहाँ बने। अब आ जाए क्रेब साइकिल में, क्रेब साइकिल में टोटल बने कितने 25 4, ठीक है। क्रेब साइकिल में हमारा कितना बना था 4 ATP बना था, और 25 ये हो गए तो कितने हो गए 25 4 29, और 29 और एक हमारा यहाँ पर ये 2 हमारा NADH बनना, तो 2 से मतलब 5 यहाँ पर, ठीक है। तो 5 ये 29 5 कितना हो गया 34 हो गया, 34 29 और 5 यानी टोटल नंबर ऑफ ATP का, यानी ग्लूकोज से एक ग्लूकोज के कंप्लीट ब्रेकडाउन में, ठीक है, कितना ATP बन रहा है, टोटल 34 ATP बन रहा है बच्चों, और जिसमें से 2 हमारे यूटिलाइज हो जा रहे हैं, यानी नेट गेन की बात करें तो नेट गेन कितना होता है 32 ATP, ये भी पूछा जा सकता है इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। नेट गेन कितना हो गया 32 ATP, ये पूरा कंप्लीट एनर्जेटिक्स हो गया ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस in the liver during the prolonged starvation। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है बेटा, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अदर देन द कार्बोहाइड्रेट सोर्स, यानी अदर देन द ग्लाइकोजन के अलावा किसी और मॉलिक्यूल से ग्लूकोज को सिंथेसाइज करना कहलाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है हार्मोन ग्लूकागॉन, जो कि पैनक्रियाज की आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस सेल्स की अल्फा सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता है। अब देखिए, जैसे हमने बात किया है स्टारवेशन की, यानी स्टारवेशन की कंडीशन में क्या होगा, ब्लड का ग्लूकोज लेवल लो हो जाएगा। जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल लो हो जाता है तो ये पैनक्रियाज सेल्स, हमारी पैनक्रियाज की कौन सी सेल, जो हमारा आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस है, ठीक है, ये मैं बता दूंगा आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस, जो कि हमारा एंडोक्राइन पार्ट होता है पैनक्रियाज का, इसकी अल्फा सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं और ये सिक्रीट करती हैं एक हार्मोन ग्लूकागॉन का सिक्रीशन करते हैं। ये ग्लूकागॉन क्या करता है, लिवर में 3 काम करेगा। ग्लाइकोजेनेसिस, इस प्रोसेस को स्टॉप कर देगा, यानी स्टॉप द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, यानी इस प्रोसेस को इनहिबिट कर दिया, ठीक। नेक्स्ट, ग्लूकोनियोजेनेसिस करा देगा, ठीक है, यानी अदर देन द ग्लाइकोजन
ग्लूकोज का फॉर्मेशन स्टार्ट करा देगा। नेक्स्ट ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन को भी किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में। ठीक है, कौन हमारा ये एंजाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा, यानी ग्लूकोज में ब्लड का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी ये प्रोसेस। ठीक है, और इंसुलिन इसके जस्ट अपोजिट करता है। अब क्या हुआ, ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगेगा फिर। ठीक, अब क्या हुआ, ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल हाई है, क्या है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई है। ठीक, तो पैनक्रियाज की बीटा सेल एक्टिवेट होंगी और ये सिक्रीट करेंगी इंसुलिन हार्मोन को। ठीक है, अब ये इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा, लिवर में क्या क्या काम करेगा, पहले लिवर में देख लेते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस यानी क्या कर रहा है, ये इस रिएक्शन का रिवर्स करा दे रहा है। ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करा रहा है। ठीक है, यानी अपोजिट काम करता है इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टॉप करा देता है, जो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस थी। ठीक है, इसको स्टॉप करा दे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन भी स्टॉप करा देता है। ठीक है, यानी ग्लूकेगॉन का जस्ट एंटागोनिस्टिक है हमारा इंसुलिन। ठीक, इसके अलावा ये हमारा मसल और एडिपोज टिश्यू में भी क्या करा देता है, ग्लाइकोजेनेसिस स्टार्ट करा देता है, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट बढ़ा देता है और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को स्टॉप कर देता है। ठीक, जिससे कि हमारा ब्लड का ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो जाए। इसीलिए जब इंसुलिन की डिफिशियंसी होती है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि ये सारी प्रोसेस नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एंजाइम कंसर्न्ड विद द सिट्रिक एसिड साइकिल आर फाउंड इन द, हमको पता है जो सिट्रिक एसिड साइकिल है, क्रेब साइकिल हमारी कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसके जो एंजाइम्स हैं वो भी हम कहाँ पाए जाएंगे, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया। सिट्रिक एसिड साइकिल का मतलब इसको टीसीए साइकिल भी कहते हैं और इसको क्रेब साइकिल भी कहते हैं। ये कहाँ पर होगी, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोसैकेराइड, अभी देखिए लास्ट बात हुई थी, माल्टोज हमारा क्या है, डाइसैकेराइड, इसको माल्ट शुगर कहते हैं। सुक्रोज क्या है हमारा, डाइसैकेराइड, इसको हम टेबल शुगर। स्टार्च हमारा प्लांट पॉलीसैकेराइड, प्लांट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, प्लांट का स्टोरेज फूड मटेरियल होता है स्टार्च, यानी यहाँ पर जो मोनोसैकेराइड है वो क्या है हमारा, फ्रक्टोज, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस अंडर एनारोबिक कंडीशन प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, अगर एनारोबिक होता है तो पायरुवेट प्रोड्यूस करता है हमारा लैक्टिक एसिड, और इस प्रोसेस में केवल 2 ही एटीपी बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, which one of the following carbohydrate is not a sugar, is a which of the following carbohydrate is not a sugar। देखिए ग्लूकोज भी हमारा शुगर है, फ्रक्टोज भी हमारा शुगर है, लैक्टोज भी हमारा शुगर है, सेलुलोज हमारा शुगर नहीं है, सेलुलोज नॉट अ शुगर, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है हमारा सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज हमारा कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ऐसा शुगर, कोई भी शुगर जिसमें कि एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं हो, आर नॉट फ्री। ठीक है, शुगर्स के जो फंक्शनल ग्रुप है कीटोन और एल्डिहाइड, इफ नॉट फ्री देन द शुगर इज नोन एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो हमारा सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है जिसका फ्री एल्डिहाइड, इसमें क्या होता है, फ्री एल्डिहाइड इसका अब्सेंट होता है बच्चों, फ्री एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इसका अब्सेंट होता है, इसीलिए ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। एन एंजाइम दैट जॉइंट्स द एंड ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड लाइगेज। लाइगेज क्या करता है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स को जोड़ने का काम करता है, इसको मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू कहा जाता है, चिपकाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the enzyme that differs in amino acid sequence but catalyze the same reaction is known as isoenzymes। ठीक है, isoenzymes। the degree of unsaturation of lipid can be measured by iodine number, the degree of unsaturation of lipid can be measured by iodine number, this is the right answer। in the intestine the dietary fats are hydrolyzed by, ये भी मैं बता चुका हूं, किसके द्वारा होता है, पैनक्रिएटिक लाइपेज।
पैनक्रिएटिक लाइपेज, ठीक है, हमारा यहाँ पर दिस इज द राइट आंसर। ठीक, तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। होप दीज वीडियो आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर दिए, इसके अलावा भी पढ़ते रहिए, ठीक है, मे बी मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट हो जाएं, इसी तरीके के क्वेश्चंस आए। थैंक यू।